Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is second equation of motion. Students, equations of motion हमारे 9th क्लास की बुक में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। पेपर के अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अपीयर होती हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन हमको कहती क्या है। सेकंड इक्वेशन अगर लिखी जाए तो इक्वेशन है S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उन टर्म्स को हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर S इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, वी आई इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है, 1/2 हाफ एक कांस्टेंट फैक्टर है, A इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को और T का स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है अगेन टाइम को। स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन के प्रूफ को करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करते हैं। उस ग्राफ के अंदर हम सपोज करेंगे, देखें ग्राफ ड्रा करने का मैंने आपको तरीका क्लास में बता चुका हूँ कि देखें ग्राफ के लिए आपको सबसे पहली बात 2 एक्सिस चाहिए होते हैं। ये वाला जो हमारे पास राइट साइड पर एक्सिस होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस कहलाता है। और ये पूरा जो हमारे पास सिस्टम है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस ज़ीरो हो उस और वो पॉइंट जहाँ पर वाई एक्सिस भी ज़ीरो हो उस पॉइंट को हम ज़ीरो या ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ इट इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस के ऊपर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस के ऊपर रखना होता है। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए हम टाइम को रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और टाइम का यूनिट याद रखिएगा सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। और इसी तरह वाई एक्सिस पर हम रखेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब आपने सपोज़ करना है एक ऐसे कार को सपोज़ कर लें जो कि किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑलरेडी। इसके बाद उस कार के अंदर एक्सेलरेशन होता है, कार के अंदर जो है स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट आता है। अब सपोज़ करें कि यहाँ पर वेलोसिटी में हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से सपोज़ करें हमारे पास वेलोसिटी की ये पॉइंट है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर ग्राफ में ऐसे ऊपर की तरफ जाएं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। सपोज़ करें कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपके पास जो कार है वो उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी। सपोज़ करें कि कार जो है आफ्टर टाइम टी वो एक्सेलरेट करके किसी फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक पहुंच जाती है। ये पॉइंट आपके पास वी एफ है, क्लियर। और इस दौरानिए में जहाँ पर आपका ये देखें इस तरह से क्लोज कर दें इसको ग्राफ को, और ये जो आपके पास स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये इंडिकेट करती है एक्सेलरेशन को, ठीक है जी। एक्सेलरेशन से क्या मुराद, एक्सेलरेशन से मुराद होता है स्पीड का बढ़ना। तो आफ्टर टाइम टी हमारी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से किसी फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक पहुंच गई है। अब इस इक्वेशन का प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राफ को लेबल करना है। ग्राफ को लेबल करना बहुत आसान है। ग्राफ के अंदर जो भी आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको आपने नाम दे देना होता है। जैसे ये पॉइंट आपके पास ओ है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए का, इस पॉइंट को नाम दे दो बी का। इसके बाद आप इस ग्राफ को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करो, इस पॉइंट को नाम दे दो सी का और इसको डी का नाम दे दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ के अंदर आपने एक्सेलरेशन को ग्राफ की स्लोप से जाहिर किया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी
एक्स एक्सिस पर आपने टाइम रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इस इक्वेशन का। अब याद रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे आने वाला जो एरिया है वो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बराबर होता है। क्या कि अगर आपने डिस्टेंस कवर्ड ही देखें, लेफ्ट साइड पर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड आपने मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, आपने ग्राफ के अंडर आने वाला, ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अब ज़रा देखें, जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया ये वाला है। मैं इस एरिया को जो है वो शेड कर देता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये एरिया है जो इस ग्राफ के अंडर आ रहा है। हमने सिंपली इस एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो आपके पास शेप्स बन रही हैं यहाँ पर, ये शेप्स कैसी हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं ग्राफ को गौर से, तो एक शेप आपके पास ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली, और एक शेप आपको ये नज़र आ रही है। ये वाली जो शेप है ये आपके पास एक रेक्टेंगल कहलाती है, ठीक है। और ये जो शेप है ये एक ट्रायंगल कहलाती है। अगर मुझे इस ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल एक मेथड का इस्तेमाल करूँगा कि पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लूँगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लूँगा, और फिर उन दोनों एरियाज़ को आपस में ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो हमने करना भी यही है। सबसे पहले बात हम ये लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस covered by body is equal to area under the graph, area under velocity time graph, velocity time graph, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को हम सिंबल देते हैं फिजिक्स में s का। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब यहाँ पर देखें, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो आपके पास एरियाज बन रहे हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐड कर दो उसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मालूम करने का आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूले को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ये आप लोगों ने नोट कर लेना, क्योंकि बाद में मैं इसको रेज कर दूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये बराबर होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज हैं, इन दोनों फार्मूलाज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारे केस में आ जाए, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, इस ट्रायंगल का हमने एरिया मालूम करना है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल की लेंथ कौन सी है और ट्रायंगल की विड्थ कौन सी है। देखें, लेंथ होती है ये बड़ी वाली साइड, ये वाली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये जो है आपके पास क्या है, ये इस ट्रायंगल की लेंथ है। मैं इधर कह देता हूँ कि ये आपके पास इस ट्रायंगल की लेंथ बन रही है, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल की विड्थ कौन सी होती है? ट्रायंगल की विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला फासला, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर BC डिस्टेंस से इंडिकेट किया हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो BC डिस्टेंस है ये आपका एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है, और एक्सेलरेशन किस चीज़ को जाहिर करता है? एक्सेलरेशन गेन इन स्पीड को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो BC डिस्टेंस है ये गेन इन स्पीड है और यही एक्सेलरेशन होता है। अब देखें, हमने मालूम करना है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/2, क्योंकि वो फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको मालूम करना है तो सबसे पहले 1/2 लिखें। इसके बाद लेंथ, लेंथ में देखें, लेंथ आपके पास है ये वाली,
ए सी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए सी, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विड्थ के साथ, ये देखें ये लेंथ और ये विड्थ, और विड्थ हमारे पास क्या है बी सी, तो मल्टीप्लाइड बाय बी सी, क्लियर। इसके बाद आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, उसके बाद प्लस का साइन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखें रेक्टेंगल ये वाली है हमारे पास ये, अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अच्छा अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें रेक्टेंगल की लेंथ को देखना है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, यानी कि जो ट्रायंगल की लेंथ है एक्चुअल में वही रेक्टेंगल की लेंथ है, तो रेक्टेंगल की लेंथ को मैं इंडिकेट कर देता हूँ OD से, OD। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, विड्थ है आपके पास ये वाली जो कि एक्चुअल में CD है, OD मल्टीप्लाई बाय CD, ठीक है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपकी बुक इस फासले को CD या OA दोनों से इंडिकेट कर सकती है, क्योंकि ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में बराबर है, ठीक है। जब दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं तो आप ये वाली वैल्यू लिखें यानी CD लिखें या OA लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू करेंगे 1/2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखते जाएं कि जो AC की डिस्टेंस है, ये AC डिस्टेंस एक्चुअल में किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, देखें AC एक्चुअल में ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन अगर हम नीचे देखते हैं तो ये चीज़ तो हमें टाइम को इंडिकेट कर रही है, एक्स एक्सिस पर हमने जो वैल्यू रखी हुई है, जो वेरिएबल रखा हुआ है वो टाइम है, तो एक्चुअल में जो AC है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC डिस्टेंस आपका ग्राफ के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस AC की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे किसको, टाइम को। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लाई बाय BC। अच्छा BC के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, BC डिस्टेंस है आपका ये वाला, ठीक है। अच्छा अब जब कार एक्सेलरेट होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है BC ये हमेशा ही इतना है, ये तो वेरी कर सकता है, इसलिए हम इसको एक वेरिएबल बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखें इस BC डिस्टेंस को मैं कहता हूँ कि ये टोटल आपके पास डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास BD, ठीक है। अच्छा अगर मुझे BC मालूम करना है तो BC मालूम करने के लिए टोटल BD डिस्टेंस में से अगर CD डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए, ये देखें ये वाला जो डिस्टेंस है अगर मैं सॉरी टोटल डिस्टेंस में से BD में से माइनस कर दूं CD को, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा BC, क्लियर। तो देखें BC डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं BC की जगह लिख देता हूँ इक्वेशन के BC इज एक्चुअली इक्वल टू BD माइनस CD, तो मैंने BC की जगह ये वैल्यू लिख दी। अब ये चीज़ आपने साइड पे लिख लेनी है कि हम देख रहे हैं कि जो BC डिस्टेंस है ये बराबर है टोटल डिस्टेंस, ये इसके अंदर से इतना डिस्टेंस माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस है जी BD माइनस CD, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से उठा के कहाँ रख दी है, यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद बाकी चीज़ एज इट इज़ लिखें, ये वाली बाकी एज इट इज़ लिखें, प्लस अब आ जाए OD के ऊपर। यहाँ पर देखें OD एक्चुअल में ये वाला आपके पास एक्सिस है, और अगेन OD भी इंडिकेट कर रहा है टाइम को, तो आपने क्या करना है यहाँ से AC और OD की जगह आपने T को रिप्लेस कर देना। OD की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, T मल्टीप्लाइड बाय CD फासला देखें ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और CD एक्चुअल में किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को, और CD डिस्टेंस कितना है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पर देखें ये इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज किया था, तो यहाँ पर CD की जगह हम लिख देंगे VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब आ जाए आगे, देखें S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय T। इसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको
मल्टीप्लाई करना, टी को मल्टीप्लाई करना बी डी माइनस सी डी के साथ। अच्छा अब देखें बी डी क्या चीज़ है। बी डी एक्चुअल में ये टोटल फासला है। अच्छा ये टोटल फासला आपके एक्सिस के ऊपर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तो बी डी की जगह हम लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ। इसके बाद देखें माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। सी डी क्या है, सी डी देखें ये वाला फासला है और ये आपके वाई एक्सिस के ऊपर इंडिकेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। तो वी एफ माइनस सी डी की जगह वी आई ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इसके बाद होल ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद आप ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जी आपका टी और वी आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं वी आई टी भी लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब ज़रा देखें जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म है ये कुछ कुछ बनती जा रही है। क्लियर। अच्छा अब इस स्टेप के बाद आपने जाना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको कहती है कि वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है ए टी के, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो फैक्टर है आपके पास आ रहा अपीयर हो रहा है वी एफ माइनस वी आई का, तो आप इस वी एफ माइनस वी आई की जगह रिप्लेस कर देंगे ए टी को। सो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। वी एफ माइनस वी आई की जगह आप लिख देंगे ए इंटू टी ब्रैकेट क्लोज करें, इसके बाद वी आई इंटू टी। क्लियर। अब ज़रा देखें यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है, टी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा। सो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ये वाला और फिर टी का स्क्वायर, उसके बाद वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर। तो अब ज़रा देखें हमारी इक्वेशन जो हमने बनानी थी, जो प्रूफ करनी थी, वो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। आपने जस्ट इसको रीअरेंज करना है, यानी इस फैक्टर को आप इधर ले आएँ और इस फैक्टर को उधर ले जाएं। सो एस इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर इधर वी आई टी प्लस ये वाला इधर 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। पहला टाइम, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, यानी चार चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट करती है। अगर आपके पास इनमें से कोई तीन चीज़ें नोन हो तो चौथी चीज़ आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।